हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने एक्सिस, पराग पारिक, मिरे और कोटक के ईएलएसएस फंड्स की रिव्यू देखी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और काफी पॉपुलर फंड हाउस के टैक्स सेविंग फंड यानी कि ईएलएसएस फंड की रिव्यू करेंगे और वो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ईएलएसएस फंड्स के थ्रू टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ईएलएसएस फंड है, एक टैक्स सेविंग फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड है। तो ये आपको एटीसी के तहत अपनी टैक्स सेविंग में मदद करता है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो इस फंड ने 14.7 ऑलमोस्ट 15% के कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं, विच आर स्टिल प्रीटी हैंडसम रिटर्न्स, हेल्दी रिटर्न्स। एक्सपेंस रेशियो 1.26% की है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा है। इसकी इंडस्ट्री एवरेज की अगर बात करें, ईएलएसएस फंड्स की कैटेगरी एवरेज की बात करें तो यूजुअली 0.7-0.8% की एक्सपेंस रेशियो रहती है, लेकिन इस फंड की एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है। तो उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने ध्यान में रखें कि इस फंड की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज्यादा है। टर्नओवर रेशियो 43% की है, जो थोड़ी बिलो एवरेज है, तो वो एक अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि टर्नओवर रेशियो जितनी कम होगी वो ये दिखाता है कि फंड मैनेजमेंट की जो आउटलुक है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो कितनी लंबी है। क्योंकि टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि उस फंड में कितनी चर्न हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को बाय और सेल किया जा रहा है। तो ये जितनी कम होगी, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन उतनी लंबी है उस फंड मैनेजर की, और फंड मैनेजमेंट स्टाइल लॉन्ग टर्म है। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1.14 लाख। 14,000 की आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन हुई है एक साल के भीतर। अगर आपने एक साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई थी 1.54 लाख। तो आपने इन्वेस्ट किए होते 1.20 लाख, 1,20,000 रुपए, और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 1.54 लाख, 1,54,000 रुपए। वही फिगर्स अगर हम 3 साल के लिए देखें तो 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज ग्रो होके हो गई होती 1.27 लाख, और 3 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 की मंथली एसआईपी आज ग्रो हो गई होती करीबन 4.51 लाख में। अगर 7 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 2.73 लाख, 2,73,000। और 10,000 रुपए की अगर मंथली एसआईपी आपने अगर 7 साल पहले स्टार्ट की होती तो आपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 8,40,000 रुपए के आसपास, और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 13 लाख के आसपास। इस फंड के फंड मैनेजर हैं हरीश बिहानी जी, और वो एक और म्यूचुअल फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड भी मैनेज करते हैं। तो वो भी एक काफी पॉपुलर फंड है जिसको हरीश बिहानी जी मैनेज करते हैं। इस फंड के कुछ एलोकेशन और पोर्टफोलियो डिटेल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली इसकी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में रहती है, राइट। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 75% के आसपास इसकी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में है। मिड कैप एक्सपोजर भी आप देख सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में भी 12% की एक्सपोजर है। तो ऑलमोस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप्स में 12% की एक्सपोजर रहती है इस फंड की। तो ये मोस्टली फ्लेक्सी कैप फंड्स की जैसा थोड़ा बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी फ्लेक्सी कैप फंड्स की जैसी है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में 51 है, तो अपनी इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो 50-60 के बीच में ही होते हैं, 50-60-70 स्टॉक्स। तो ये अपनी इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है। कुछ हमने जो फंड्स पहले भी रिव्यू किए हैं उनको एनालाइज किया है, तो उन सारे फंड्स में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो थोड़े कम थे। यानी जैसे कि हमने एक्सेस ब्लू चिप की बात की थी, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी की बात की थी, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी जो फ्लेक्सी कैप फंड बन गया है तो उसकी बात की थी। तो उन सभी में थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स थी, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो थी। लेकिन इस फंड की जो पोर्टफोलियो थोड़ी डाइवर्सिफाइड है, 51 नंबर ऑफ स्टॉक्स है इसमें। आप देख सकते हैं कि सेक्टर एलोकेशन कैसी है इस फंड की कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। तो यानी कि ईएलएसएस फंड्स की कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करें, जो ग्रे में दिखाया हुआ है, तो ब्लू में इस फंड की सेक्टर एलोकेशन दिखाई हुई है।
फाइनेंशियल सेक्टर में अपने कैटेगरी एवरेज के जितना ही इन्वेस्ट करता है, एनर्जी में थोड़ा ज्यादा करता है, टेक्नोलॉजी में अपने कैटेगरी एवरेज के जितना ही, हेल्थ केयर में थोड़ा कम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्टर एलोकेशन में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है और किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इसकी अगर अंडरलाइन कंपनीज की बात करें, पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें, तो सबसे बड़ी जो इसकी एलोकेशन है वो HDFC बैंक में है, 7.5% की एलोकेशन। फिर भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, NTPC, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, ITC, तो काफी फंडामेंटली साउंड कंपनीज में, मोस्टली अच्छी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। इसकी पोर्टफोलियो एलोकेशन आप देख सकते हैं कि किन कंपनीज में इसकी एलोकेशन है, आप डिटेल वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस फंड के कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो रिस्क वर्सेस कैटेगरीज की एवरेज है, यानी कि अपनी कैटेगरी एवरेज की जितना ही रिस्क लेता है ये फंड, लेकिन अबव एवरेज रिटर्न्स आपको निकाल के देता है। तो ओवरऑल आप कहें कि ठीक ठाक सी इसकी प्रोफाइल है, रिस्क एवरेज है और रिटर्न्स अबव एवरेज है, तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक सा फंड है। इसी सारी इंटरप्रिटेशन को आप इस ग्राफ में देख सकते हैं पिक्टोरियली कि कैसे इस फंड की रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल है। तो यहाँ पे ब्लू डॉट से इस फंड को दिखाया गया है, येलो डॉट से कैटेगरी एवरेज को दिखाया गया है और सेंटर पे ये इंडेक्स है रेड स्क्वायर में। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिवीएशन है, यानी कि कितनी रिस्क पैरामीटर है, रिस्क फैक्टर कितना है, ये एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है, रिस्क पैरामीटर एक्स एक्सिस पे और रिटर्न पैरामीटर वाई एक्सिस पे दिखाया हुआ है। तो जो भी फंड्स वाई एक्सिस पे ऊपर हैं ऑफ द कैटेगरी एवरेज और जो भी फंड्स टू द लेफ्ट ऑफ कैटेगरी एवरेज हैं एक्स एक्सिस पे, वो फंड्स बेटर हुए, राइट, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि ज्यादा रिटर्न्स और कम रिस्क है उस फंड्स में। तो इस फंड की आप अगर देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी कम रिस्क है, जो हमें यहाँ पे भी देखा कि ऑलमोस्ट सेम रिस्क है, और रिटर्न्स थोड़ी सी ज्यादा है। तो अबव एवरेज हमने यहाँ पे देखा था कि रिटर्न्स थोड़ी अबव एवरेज है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, तो वही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने इसमें कई साल पहले 10,000 का केवल लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ क्या होती, वो इस ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है। इस फंड को ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, कैटेगरी एवरेज को येलो लाइन से और इंडेक्स को रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो उस 10,000 की ग्रोथ कैसे होती ओवर द ईयर्स, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है अलग अलग कलर्स के लाइन से। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने, यानी कि इस ब्लू लाइन ने डेफिनेटली अपने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, एकदम एक्सेप्शनल आउट परफॉर्मेंस नहीं है, बट जनरली एक अबव एवरेज परफॉर्मेंस दी है इस फंड ने, वो आप इस ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इसकी देख लेते हैं। तो एक साल में इसने ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दिया है, अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है इस फंड ने। आप देख सकते हैं कि जो इसकी बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी कि S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है उसको अंडर परफॉर्म किया। ये ग्रे लाइन से बेंचमार्क इंडेक्स को दिखाया हुआ है और ब्लू लाइन से फंड के परफॉर्मेंस को दिखाया हुआ है। तो थोड़ा अंडर परफॉर्म किया अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को। लेकिन अगर थोड़ी लंबी पर्सपेक्टिव से बात करें, थोड़ी लॉन्ग टर्म होराइजन से बात करें, तो 3 सालों में इसने 8.2% का कैगर रिटर्न दिया है और अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को मोस्टली आउट परफॉर्म किया। बट अभी इसकी आउट परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई है ओवर द लास्ट 1 ईयर, जो हमें यहाँ पे भी दिखा कि लास्ट 1 ईयर में इसकी अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी चल रही है। लेकिन अगर 7 सालों की बात करें, थोड़ी लंबी पर्सपेक्टिव से बात करें, तो 15.4% की कैगर रिटर्न दी है, कंपाउंडेड ग्रोथ दी है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उस केस में, यानी कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। उसी अगर ऑल टाइम की बात करें, यानी कि और लंबे पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वहां पे भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिख रही है इस फंड की कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स। तो इसलिए जैसे हमने बात की, समरी में यही कह सकता हूं मैं कि अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही ये परफॉर्मेंस करता है। मोस्टली इसकी परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स के आसपास ही होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाई है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं, बट देर आर सम कैंडिडेट्स, देर आर सम फंड्स विच आई थिंक आर बेटर। उसकी हमने पहले भी रिव्यू की हुई है, जैसे हमने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात की थी, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड की बात की थी, मिरे टैक्स सेवर फंड की बात की थी। तो इन सारी फंड्स में मुझे लगता है कि उन सारे फंड से थोड़ा अंडर परफॉर्मर है ये, इसकी एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ी ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को मिला के अगर मुझे लगता है कि एक नए इन्वेस्टर को शायद दूसरे फंड्स को कंसिडर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उतना बुरा फंड नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। और उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद भी आपको अगर ये फंड ठीक लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने की या बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक ठाक सही परफॉर्मर है, एवरेज के आसपास परफॉर्मर है। तो अगर ये इसकी अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 साल का इसको टाइम दे सकते हैं। अगर ये इसकी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है, जो हमने यहाँ पे देखा कि पिछले 1 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया इस फंड ने कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स, तो अगर इसकी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहती है तो आप इसमें रिडीम करने का सोच सकते हैं 1-2 साल के बाद। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो।
बट इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर एंड इफ यू रियली नीड टू इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड्स, क्योंकि ईएलएसएस फंड्स में 3 साल की लॉक इन भी होती है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि 3 साल के लिए आपके पैसे लॉक हो जाएंगे। आप उनको अगर रिडीम करना चाहोगे, बीच में विड्रॉ करना चाहोगे, तो आपको बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर आपको लॉक इन पीरियड से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में एटीसी क्लॉज के फायदे उठाने के लिए, टैक्स एडवांटेजेस उठाने के लिए अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना ही है, तो इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट देयर आर ऑल्सो सम अदर फंड्स विच यू कैन कंसिडर, उसकी हमने ऑलरेडी बात की हुई है। उन सारे वीडियोस को आप चेक करके थोड़ा और बेटर आइडिया ले सकते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन आपको मदद मिली होगी। अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी फॉर ऑल दोज पर्पसेस। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।